नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को देने जा रही कृषि यंत्र। 50,000 किसानों को मिलेगा कृषि यंत्र। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किसानों को दिया जाएगा इसका लाभ। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने केंद्र से उर्वरक उपलब्ध कराने का किया आग्रह। तमिलनाडु और पुडुचेरी बंदरगाहों के माध्यम से उर्वरकों के आयात करने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कश्मीर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल। असम में बाढ़ का कहर जारी। 21 जिलों में 950 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न। 3 लाख से अधिक आबादी वाले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री ने की बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री से बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उधर बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रमुख नदियां बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले भर के जो किसान हैं उनको कृषि यंत्र देने की घोषणा की। योगी सरकार 50,000 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने जा रही है। इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए पारदर्शी तरीके से किसानों को मिलेगा कृषि यंत्र, यानी कि जो किसान है वो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और 50% के अनुदान पर कृषि यंत्र पा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए पारदर्शी किसान सेवा योजना शुरू की गई, जिसका फायदा जो जिले के जो किसान है उसको उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो upagriculture.com पर किसानों को जाना होगा, वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर की भी मदद ली जा सकती है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा, यानी कि पारदर्शी तरीके से किसानों को लाभ दिया जाएगा। योजना की गाइडलाइंस के अनुसार उत्तर प्रदेश के पंजीकृत किसान ही अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड किसान हैं। वैसे जो किसान एफपीओ, एनआरएलएम या अन्य कृषक समितियों से जुड़े हैं वे रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत किसानों की जो संख्या की बात करें तो यह संख्या लगभग 3 करोड़ से अधिक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला लघु सीमांत कृषकों को 50% तक अनुदान मिलेगा। इसके साथ साथ जब अन्य कृषकों के लिए 40% का भी। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पनीरसेल्वम ने केंद्र से यूरिया और डीपीए उर्वरक उपलब्ध कराने तथा तमिलनाडु और पुडुचेरी बंदरगाहों के माध्यम से उर्वरकों के आयात करने का आग्रह किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुरवाई फसल बुआई का समय है, इसलिए 4 करोड़ 90 लाख एकड़ भूमि पर उर्वरक की आवश्यकता है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य को आवंटित 3 करोड़ 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया में से 2 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि 25 करोड़ 40 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए उर्वरक की आवश्यकता है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज श्रीनगर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जनता से सर्वाधिक जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए उनका सशक्तिकरण सबसे अहम है। हमारा सबसे मजबूत ढांचा अगर पंचायत बनेगा तो हम देश में जितने भी बनने वाले कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वयन कर पाएंगे। क्योंकि जनता से सीधा अगर संवाद रहता है, जनता से सीधी जुड़ी अगर संस्था कोई रहती है तो पंचायत रहती है। और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश में पंचायती राज संस्थाएं अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रही हैं। हमने आजादी के 75 साल में चल रहे हैं। इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और यही कारण है कि आज गांव की पंचायत में भी जिस सक्रिय भागीदारी के साथ हमारी पंचायतें काम कर रही है,
जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का विशेष उल्लेख किया है। 4290 पंचायतों में 1408 हमारी बहनें हैं। हमारे ऐसे लोग जो सोचते नहीं थे कि हमें भी अवसर मिलेगा, जिनको हम कहते हैं कि बड़े लंबे समय से उपेक्षित थे, वो भी आज सक्रिय रूप से भागीदार हैं, विकास के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, अध्यक्ष के नाते, सरपंच के नाते, बीडीसी चेयरमैन के नाते। और अब बात करेंगे बदलते मानसून की और बाढ़ की विभीषिका की। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण राज्य के 21 जिलों में 950 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण तकरीबन 3,60,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण बारपेटा, दारांग, गोलाघाट, मोरीगांव, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर और तिनसुकिया में बाढ़ के पानी से सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अधिकारी 10 जिलों में 44 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां 321 बच्चों सहित 1,619 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ के कारण 30,000 से अधिक हेक्टेयर फसल क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने के लिए फोन किया और इससे निपटने के लिए असम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। संकट की इस घड़ी में हमारे साथ देने के लिए आदरणीय मोदी जी का आभार। वहीं बिहार में गंगा और कोसी समेत प्रमुख नदियां कई जगहों पर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे बाढ़ की स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 4.53 लाख क्यूसेक हो गया है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हाथीदह और कहलगांव को छोड़कर सभी जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी बैराज से डिस्चार्ज भी बढ़कर 2.38 लाख क्यूसेक हो गया है। इससे मधुबनी और खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कोसी नदी की बाढ़ से सुपौल और सहरसा जिले भी प्रभावित हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार और गोपालगंज में कई नई जगहों पर पानी घुस गया है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में मसान नदी का एक तटबंध टूट गया है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में मसान नदी की बाढ़ में फंसे 28 लोगों को बीती रात एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। ये लोग अपने मवेशियों को चराने कल दोपहर मसान नदी की तरफ गए थे। जिला प्रशासन की सूचना पर रात को ही एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गंगा, गंडक और कोसी के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का ट्राइफेड विभाग देश भर के तमाम जनजातीय इलाकों में लोगों को रोजगार से जोड़ने का लगातार काम कर रहा है। इसके लिए जरूरी तमाम तकनीकी सहायता सहित विपणन से जुड़ी सेवाएं भी दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी ट्राई फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वनधन योजना के जरिए भी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। ट्राई फूड के प्रयासों पर विस्तृत बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। हमारे साथ प्रवीर कृष्णा जी हैं जो एमडी हैं ट्राइफेड में, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहता हूँ ट्राइफेड की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। ट्राइफेड आदिवासी प्रदेश के उत्पादों का पूरे देश में और विश्व में मार्केटिंग करता है। इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और लगभग 25 से 30 लाख हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और संग्राहक हैं जो वनधन योजना के माध्यम से जिनको जोड़ा गया है। देश में अभी तक लगभग 47,000 वनधन केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 20-20 आदिवासियों का समूह तैयार किया गया है जो या तो जंगलों की सामग्रियों का वैल्यू एडिशन करके प्रोड्यूस करते हैं और या फिर हस्तशिल्प के जो वेस्ट थिंग्स हैं, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग फिर इन सामग्रियों को वैल्यू एडिशन की उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप इमली, जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, ये इमली का ये पैकेट है। ये जंगल में ये इमली मिलती है गांव में 30 रुपये किलो, और इसको इस तरह से अगर प्रसंस्कृत करके इस अच्छे पैकेजिंग में इसको कर देते हैं तो ये 25 ग्राम का जो इमली है ये इसकी कीमत 30 रुपये है।
तो समझिए 300 गुना वैल्यू एडिशन होता है। और जो आदिवासी 30 रुपये का 1 किलो बेचता है वो 30 रुपये का 20 ग्राम। तो यही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन की जो मैजिक है वो वनधन योजना के माध्यम से आदिवासी इकोसिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है। और एक जो कहिए इस कल्चरल उनकी जो आइडेंटिटी है उसमें जो मार्केटिंग की और ब्रांडिंग की चीज़ को जोड़कर उनकी आय में 10 से 15 गुनी वृद्धि करने की ये योजना है। और देश में इस योजना से लगभग अभी तक 50,000 केंद्र लक्षित हैं। 47,000 तक हम पहुंच गए हैं। बहुत शीघ्र 50,000 केंद्र बना देंगे। और फिर सभी केंद्रों का ट्राई फूड के माध्यम से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है उसके संयुक्त तत्वावधान में हम इसे ट्राई फूड के नाम से पूरे देश में और विदेशों में इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो आदिवासी जो 30 रुपये किलो कमाता था वो 30 रुपये का 20 ग्राम, तो 10 गुनी 20 गुनी उसकी आय में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के कह लीजिए कि एक आदिवासी जो उत्पाद हैं, जो हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बेल मेटल है, डोकरा है और जो फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सबों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करके एक ट्राइबल उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ट्राइबल ब्रांडिंग करके पूरे विश्व में इसकी देश में और विश्व में इसके विक्रय करने की योजना है और इसमें बहुत सफलता मिल रही है। ट्राई फूड की आपने बात की, तो किस प्रकार का प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे चल रहा है? ट्राई फूड प्रोजेक्ट एक 26 एकड़ में एक ट्राइबल फूड पार्क बन रहा है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ट्राइफेड ने मिलकर स्थापित किया है। इसमें लगभग 5,000 आदिवासी अपनी सामग्रियाँ प्रदाय करेंगे और उन्हें हम बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करेंगे। ये सब तो हमारे छोटे छोटे शेड्स में ये सब बन रहे हैं, लेकिन वो ट्राई फूड जो है एक इंडस्ट्रियल पार्क है जिसमें हम टनों में और हज़ारों सैकड़ों क्विंटलों में उसका प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसे बल्क मार्केटिंग करेंगे रिटेल नेटवर्क के माध्यम से। देश भर में लगभग 15 से 20,000 फ्रेंचाइजीज़ बनाएंगे जो इन सारी सामग्रियों का विक्रय करेगा। तो पैमाना समझ लीजिए कि जो छोटे पैमाने पर, मझोले पैमाने पर और बड़े पैमाने पर ये काम, जो ट्राई फूड इस कार्य को बड़े पैमाने पर ले जाकर इसे एक इंडस्ट्री का स्वरूप दिया जाना है। जैसे अमूल ने जो दूध के साथ किया, वही हम ट्राइफेड ये फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के साथ करना चाहता है। तो ये थे हमारे साथ उनके एमडी जो बता रहे थे कि जिस से ट्राइफेड जो है वो कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को आगे लाया जा सके, विकसित किया जा सके और छोटे छोटे जो वनोपज हैं, जो उत्पाद हैं, उनको एक बड़े लेवल पर वैश्विक स्तर पर रखा जा सके। क्या और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड नैनीताल के थाना चुली में किसानों ने न सिर्फ 1,000 वर्ग मीटर जमीन पर बल्कि 2,000 पौधों पर 16,000 सेब उगाए हैं। इंडो डच हार्टिकल्चर भीमताल के निदेशक सुधीर चड्ढा ने बताया कि बाग में 200 पेड़ हैं लेकिन 16,000 फल तैयार हैं। किसान इससे उत्साहित है और उन्हें इसे लगाने की प्रेरणा मिली है। सुधीर चड्ढा ने कहा कि इस योजना को उन्नति एप्पल योजना बोलते हैं। राज्य में लगभग 500 बगीचे पूरे कर लिए गए हैं। उत्तराखंड में 1200 से 1500 मीटर की 1000 एकड़ बेल्ट खाली पड़ी है, उसमें सेब लगवाकर और उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से आगे ले जाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। ये जो योजना है ये उन्नति एप्पल योजना करके हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोका कोला इंडिया जो है वो अपना CSR देता है और लगभग 500 बगीचे हम पूरे कर चुके हैं यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र जो जहाँ आज आप आए हैं दानाचूली, और ये जो बाग अभी आप देख रहे हैं, इस बाग में लगभग 200 पेड़ हैं केवल, लेकिन इसमें 2.5 क्विंटल से ज़्यादा फ्रूट है और 16,000 फल है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है। बहुत से किसान इसको लेके आज बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं और उन्होंने को भी प्रेरणा मिली है लगाने की। तो हम लोग आने वाले कुछ सालों में ये लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे प्रदेश में। जो ये 3 लाख टन हर साल भारत में से बाहर से आता है उसे रोक देंगे। और हिमाचल की इकोनॉमी जो 10,000 करोड़ की इकोनॉमी है, लगभग 10 लाख टन से पैदा करता है हिमाचल। अगर हमारे यहाँ, क्योंकि ये 1200 मीटर में भी हो रहा है, 1200 से 1500 मीटर की हजारों एकड़ बेल्ट खाली पड़ी है उत्तराखंड में, हम उसमें सेब लगवाएंगे और उत्तराखंड को हिमाचल से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज होने वाला है। ऐसा सब किसानों का उत्साहवर्धन आज हुआ और इतने किसान जो हमारे साथ खड़े हो गए, उनका मोटिवेशन लेवल आज बहुत हाई है। और लद्दाख में लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान और कारगिल के उपायुक्त संतोष सुखदेवे ने रविवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में दुबई के लिए लद्दाखी खुबानी के निर्यात की पहली खेप को रवाना किया।
लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह कार्यक्रम कारगिल के लिए मील का पत्थर बन गया है। कृषक एग्रीटेक इस फल को न सिर्फ भारतीय बाजारों को उपलब्ध करा रहा है, बल्कि उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसे उपलब्ध करा दिया है। दुबई से 150 किलो खुबानी की पहली मांग प्राप्त हुई है। और एनजीओ सद्भावना वृद्धाश्रम के प्रणेता विजय डोबरिया राजकोट में वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। पिछले 7 सालों से 100 पौधे से शुरू किया गया यह अभियान आज 7.5 लाख पेड़ों तक पहुंच गया है। विजय डोबरिया का यह अभियान केवल राजकोट को ही नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र मियावाकी जंगल में प्लांट किया है। सबकी हर नियमित पे पानी, खाद, सब कुछ और संरक्षण सब अच्छी तरह से खर्च हो गए। और ये तो हमारा संकल्प है कि 20 साल में, अगले 20 साल में पूरे गुजरात को ग्रीन कर देंगे, ऐसा हमारा संकल्प। जामनगर, राजकोट, मोरबी, गोंडल जैसे शहरों में लंबी आयु के पेड़ लगाकर शहरों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम में इस एनजीओ का अहम योगदान रहा है। विजय डोबरिया का मूल मंत्र है कि वो रहे ना रहे, आज उगाया हुआ हर एक पौधा आने वाले 200 साल तक कायम रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालता रहेगा। ज्यादातर पेड़ मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाले लगाए गए हैं और आने वाले 2 दशकों में पूरे गुजरात की बंजर जमीन पर हरियाली कायम करने का दम ये एनजीओ भर रही है। सद्भावना वृद्धाश्रम के इस श्रम यज्ञ की वजह से 500 से भी ज्यादा श्रमिक सीधे तौर पर रोजगार पा रहे हैं, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं हैं। इसके अलावा फील्ड में कार्य करने वाले सैकड़ों परिवार भी हैं, जो कि इस कार्य की वजह से रोजगार पा रहे हैं। अभी तक पौधे लगाने के कार्य में कम से कम 50 करोड़ का खर्च उठा चुके इस एनजीओ की खास बात यह है कि इस राशि में 1 रुपए की भी सरकारी सहायता शामिल नहीं है। शहरों और हाईवे की खाली पड़ी जमीन या दूर दराज के गांव में बंजर जमीन पर पेड़ लगाए गए हैं। लगाए गए हर एक पेड़ को हर तीसरे दिन पानी और महीने में 1 बार खाद 3 साल तक दिया जाता है। इस तरह एक पौधे को पेड़ बनने में लगभग 2500 से 2600 रुपए का खर्च आता है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की लागत के मुकाबले बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग को चेंज करने के एक ही उपाय है ट्रीज। दूसरा कोई हमारे ऑक्सीजन बनाने की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो ट्रीज ही बना सकते हैं। हमारा वही कॉन्सेप्ट है। हम जागृति बातें करने से क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, जो ऐसा ट्रीज है जो 200 साल से भी ज़्यादा उसका आयुष्य है, वही हम प्लांट करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं तो ये भाई वड का ट्रीज, पीपल, नीम, ये सब का 200 साल से भी ज़्यादा आयुष्य है और वही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन ही आएगा तो ही क्लाइमेट चेंज होगा। तो अगले 10 साल में हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इतना प्लांट हो जाएगा, ये सब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो पूरे गुजरात में जहां हमारा काम होगा है वहां का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है। सद्भावना वृद्धाश्रम का ये सेवा यज्ञ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है, जो अनमोल है। विजय डोबरिया कहते हैं कि लोग भी वृक्ष का महत्व समझने लगे हैं। डोबरिया का संकल्प है कि वृक्षारोपण का उनका ये अभियान पूरे गुजरात को हरियाली प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट। और देश भर की मंडियों में क्या क्या है भाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से मई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 37,023 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 79,610 टन का ही हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 42,000 टन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 34,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है,
जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 34,86,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 70,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मूंग की आवक सीमित रही। कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए कम पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 26 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,750 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 151 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,500 रुपए, जो 27 अगस्त को 6,651 रुपए था। इसी तरह की उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 27 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,800 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदों में 1,000 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,800 रुपए। इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में तिल की खेती हो रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 67,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 12,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,38,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,89,54,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,92,51,000 टन रहा था। साल 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोमवार को तिल की आवक खासी सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची। तिल के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में तिल के सौदों में 400 रुपए की उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 अगस्त को तिल का भाव रहा 8,500 रुपए, जो 30 अगस्त को 8,900 रुपए था। जबकि राज्य की ही लिंगा सुगुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को सफेद तिल के सौदे 10,050 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं मौसमी फसलों के बारे में। के बीदर वाले हिस्से में ज्यादा बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ समय के लिए खेती से संबंधित कामों को रोक दे। ऐसी स्थिति में कीटनाशक या अन्य दवा का छिड़काव कुछ समय तक टालना ही ठीक रहेगा। कर्नाटक के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग की कटाई करें। ये मौसम उड़द की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू या खर्रा रोग लगने के लिए अनुकूल है। इस रोग में पत्तों, तनों और फलों पर सफेद फफूंदी जैसी दिखाई देती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। हरी चारे वाली फसलों में आर्मी वर्म या सैनिक कीट लगने का खतरा है। मक्का समेत अन्य हरे चारे वाली फसलों में सैनिक कीट की निगरानी करते रहें। सोयाबीन की फसल में तंबाकू की इल्ली लगने का डर है। अरहर की फसल को भी कीट और रोगों से बचाएं। बैंगन में तना और फल भेदक लगने की आशंका है। टमाटर के साथ साथ दूसरी फसलों में भी टिड्डी और सफेद मक्खी लगने का डर है। टमाटर में फल भेदक भी लग सकता है। वहीं केरल में शहतूत, केले, सब्जियों, अदरक, हल्दी, अरबी और अन्य कंद वाली फसल में मिश्रित बुआई का काम कर सकते हैं, यानी इन फसलों के साथ में दूसरी कोई फसल लगा सकते हैं। बहुफसली पद्धति में इस बात का खास ध्यान रखें कि एक फसल के साथ दूसरी कौन सी फसल बोना फायदेमंद रहेगा। वहीं केरल के किसान नारियल की बागवानी का काम पूरा कर ले।
शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।